सर ये था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों जो हैं वो दोनों ने आम जनता तक अपनी एक बात पहुंचाई है, आवाज़ बनाई है, लेकिन दोनों के माध्यम और प्रभाव दोनों अलग हैं। तो आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि इन दोनों के असर में सबसे बड़ी खासियत क्या है? बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और बहुत अच्छा सवाल था। मैं भी दूरदर्शन में था, गाँव में था। मैं भी ऐसा सोचता था कि आकाशवाणी जो है, हमारे दूरदर्शन में लोगों को अतिरिक्त अहंकार होता है कि आकाशवाणी जो है ये संस्थान है, छोटा संस्थान है, उसको देखता कौन है, सुनता है श्रव्य माध्यम। नर्तकियाँ वहाँ जाती नहीं ना, क्योंकि नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस वहाँ होता नहीं, उमा शर्मा या सोनल मानसिंह का। जो मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, बच्ची ने बहुत गंभीर सवाल उठाया। लेकिन जब मैंने आकाशवाणी का अतिरिक्त महानिदेशक पद संभाला, हमारी भी आकाशवाणी मुझे दी गई थी मन की बात आने से भी पहले, तब मुझे मालूम पड़ा कि आकाशवाणी बहुत बड़ा संसार है। 570 स्टेशन है, जबकि दूरदर्शन के मात्र 25 केंद्र हैं, लखनऊ, जयपुर, भोपाल। आकाशवाणी के 570 स्टेशन, शिवपुरी, पूना में भी, ग्वालियर में। और हम तो एक विजुअल देख के संसार रचते हैं, आकाशवाणी बड़ा काम करती है, अंधेरे में पूरा दृश्य संसार रचती है। मैंने अपने नाटक दिया बापू का दांत, गांधी के दांत पे सरदार पटेल की प्रतिमा के जवाब में लिखा नाटक है, सुनिएगा, यूट्यूब पे है। तो उसको बनाते समय मुझे मालूम पड़ा कि आकाशवाणी का परिश्रम ज़्यादा श्लाघनीय है, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है, चित्र भी उपलब्ध नहीं है और आपको एक संसार रचना है विजुअल, जो आपको आंखों में जलदेव सिंह ध्यान आ रहे होंगे कि अभी फलाने ने फलाने को बॉल दियो को लेकर वहाँ पहुँचे, या सुशील जोशी की कमेंट्री, हम वहाँ पहुँच जाते थे मेलबोर्न में, और एक टीचर प्रसन्न सिंह धावड़ी के हाथ में बॉल है और को लेकर के मतलब दो रहना पड़ा, और हमको ऐसा लगता था हम वहाँ है। ये दृश्य रचना, ये आकाशवाणी का काम। आकाशवाणी ने साहित्य को बहुत काम दिया है, बहुत बड़ा काम दिया है। जिसे नाम लिया मैंने पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी से लेकर उपेंद्रनाथ अष्ट जैसे बड़े नाम वहाँ रहे, बहुत बड़े नाम। तो कोई माध्यम छोटा बड़ा इस सत्र को विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इसके साथ ही इस सत्र का समापन करते हैं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। मनीष भाई जी आए। शब्द के बारे में चर्चा हो रही थी कि शब्द सत्ता है, शब्द ब्रह्म है। तो एक और चीज है कि सृष्टि के प्रारंभ में शब्द था और सृष्टि के अंत में शब्द ही रहेगा। ये हमारा सब उत्सव के लिए निवेदन है। अब आदरणीय मणि भाई से अनुरोध है कि वो श्री राजशेखर व्यास जी का सम्मान करें, स्मृति चिन्ह दें। आइए। धन्यवाद। मनीष भाई आए अगले सत्र की। आपको भी जाना जी। इस महत्वपूर्ण सत्र जो अंधकार में भी चलता रहा और इसके प्रकाश को हम महसूस करते रहे, उसके बाद एक ऐसा सत्र हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसकी आजकल बहुत चर्चा है और जिसे हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत सारे अर्थ बताए जाते हैं और इसका जो मूल जहाँ से शुरुआत हुई है भारतीय ज्ञान परंपरा की, उसमें बहुत सारे विद्वानों ने काम किए थे, लेकिन उसकी वैज्ञानिक जो परख है और जो उसके सूत्र निकाले जाते हैं वो सुविधानुसार लोगों ने परिवर्तित कर दिए अपनी सुविधानुसार। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ की जो सर्जरी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे यहाँ के जो सर्जन थे वो बड़े एक्सपर्ट थे और शरीर में हाथी की एक गला लगा दिया और उस सर्जरी हमारी बहुत सक्सेसफुल।
इसके कोई साइंटिफिक आधार नहीं मिलता। इसका हम एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका एक पौराणिक आधार हो सकता है, लेकिन सच में भारतीय ज्ञान परंपरा महत्वपूर्ण है और उसका जो सूत्र मिलता है वो वेदों में मिलता है। तो आज इस सत्र के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे देश के बहुत प्रमुख चिंतक जिन्होंने बहुत सारी विधाओं पर काम किया है और हमारे विशेष अनुरोध पर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपना व्याख्यान देना मान्य किया है। तो मैं आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। भारत ज्ञान परंपरा हमारे इस सत्र के पहले सत्र का संयोजन प्रोफेसर रेखा कस्तवार ने किया था और हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समय नहीं था और उनको व्याख्यान देना था, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम रेखा जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि उनकी बातचीत को हम इसी सत्र में सुनेंगे। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी को मंच सौंपता हूँ।